हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 3 है। यहां पर हम लोग मुगल कालीन लघु चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग मुगल चित्रकला के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में मुगल शासन की नींव बाबर ने डाली थी और बाबर जो है बाहर से आया हुआ व्यक्ति था। तो बाबर जो है अपने साथ अपने मूल देश की चित्रकला शैली को लेकर आया है और उस शैली को भारतीय शैली के साथ मिश्रित कर दिया है। तो ऐसे करके मुगल चित्रकला में हमें भारतीय शैली, साथ ही साथ फारसी शैली या ईरानी शैली और अन्य शैलियों का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल चित्रकला जो है मूल रूप से लघु चित्रकला शैली है, यानी खास करके किताबों की पन्नों पर, पांडुलिपियों पर ये इसके चित्र चित्रित किए गए हैं। तो ये लघु चित्रकला शैली है जो कि 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। मुगल चित्रकला शैली ने अपने आसपास के जो क्षेत्रीय राज्य हैं या प्रांत हैं, उन शैलियों को भी प्रभावित किया है। तो इसने कई परवर्ती चित्रकला शैलियों को या फिर भारतीय चित्रकला शैलियों को प्रभावित और प्रेरित किया है। अगर हमें मुगल चित्रकला शैली को समझना और जानना है तो हमें मुगलों की वंशावली को जानना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में मुगल शासन की जो नींव है बाबर ने डाली थी। बाबर के बाद फिर उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद दारा शिकोह, औरंगजेब। तो इन सब के बारे में हमें क्रमवार रूप से जानना पड़ेगा, तभी हम मुगल कालीन चित्रकला को अच्छे से समझ पाएंगे। मुगल चित्रकला पर विभिन्न प्रभाव। मुगल लघु चित्रकला में हमें देसी विषय वस्तु, फारसी शैली और उसके बाद यूरोपीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी मुगल चित्रकला जो है इन सभी के सम्मिश्रण से तैयार हुई है। मुगल चित्रकला शैली जब अपने चरम पर पहुंची है तो इसमें इस्लामिक, भारतीय और यूरोपियन दृश्य जो है ये मिश्रित रूप में प्रस्तुत होने लगे हैं। मुगल लोगों का कला के प्रति अच्छा खासा रुझान था, यानी कला प्रेमी ये लोग थे। तो कला प्रेमी होने के चलते इन लोगों ने बाहर से भी चित्रकार बुलाए हैं। तो मुगल दरबार में जो कला कार्यशाला है, इसमें ईरान से बुलाए गए चित्रकार भी शामिल होते थे और इसकी वजह से मुगल चित्रकला शैलियों में भारतीय और ईरानी चित्रकला शैलियों का अच्छा खासा मिश्रण प्रस्तुत हुआ है। मुगल चित्रशाला की अगर हम बात करें तो मुगल चित्रशाला में सुलेखक, चित्रकार, जिल्दसाज का मतलब जो पांडुलिपि वगैरह की प्रति तैयार करके उसकी एक पूरा किताब बनाते हैं, तो वो जिल्दसाज, मुलमची यानी सोना फेरने वाले, यानी कि जो पेज वगैरह, पृष्ठ वगैरह होते हैं, पृष्ठ के किनारों पर, बॉर्डर वगैरह पर जो लाइनिंग की जाती है, तो सोना फेरने वाले, या फिर जो जिल्द बनाई जाती है, जिल्द के ऊपर सोने का आवरण चढ़ाने वाले, तो ये लोग भी इनमें शामिल होते थे। अब देखिए, उस समय की जो चित्रकारी थी, उस चित्रकारी के विषय कौन कौन से थे। तो उस चित्रकारी के विषय में महत्वपूर्ण आयोजनों के विवरण, हस्तियां और शासक की रुचियां चित्रों में दर्ज किए जाते थे। चित्र जो थे वो आम जनता के लिए नहीं थे, केवल शाही परिवार के सदस्यों के लिए या फिर जो कुलीन वर्ग के लोग हैं उन्हीं के देखने के लिए बनाए जाते थे। भारत में प्राग मुगल शैली, यानी मुगलों के आगमन से पहले भी हमारे यहाँ चित्रकला की शैली विद्यमान थी और उसके समांतर देसी चित्रकला शैलियों की भी अपनी विशिष्टताएं थी। यानी ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मुगलों ने ही हमारे भारत में चित्रकारी की परंपरा स्टार्ट की है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। मुगलों के आगमन से पहले भी हमारे यहाँ चित्रकला की परंपराएं थी और मुगलों के समानांतर भी भारत के जो अन्य रियासतें या राजे रजवाड़े थे, वहां पर भी चित्रकार थे, वहां पर भी चित्र बनाए जा रहे थे। अगर हम लोग कंपेयर करें मुगल चित्रकला शैली को भारतीय चित्रकला शैली से, तो मूल भारतीय चित्रकला शैली का सपाट परिदृश्य, सशक्त रेखांकन, बहुरंगी रंग योजना, आकृति व वास्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर था। यानी हमारे यहाँ जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे वो मूल रूप से सपाट परिदृश्य के थे, उनमें त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने का प्रयास नहीं किया गया था, बहुत सादा या सिंपल चित्र थे। जबकि मुगल शैली जो है सूक्ष्म तकनीक, आकृतियों के त्रिआयामी चित्रण से निर्मित यथार्थवादी यानी ऑप्टिकल रियलिटी चित्रण पर केंद्रित थी। देखिए, यथार्थवाद का मतलब क्या है? एक तो आदर्शवाद वाली धारणा होती है और यथार्थवाद वाली होती है। यथार्थवाद का मतलब होता है हम जैसा देखेंगे वैसा ही चित्रित करेंगे, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो चित्रकार थे वो अपनी इमेजिनेशन से भी, यानी अपनी कल्पना से भी चित्र बनाते थे। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे राज दरबार का चित्रण किया गया है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर राज दरबार जिस प्रकार का दिखता है, जिस तरह से वहां पर लोग बैठे हुए हैं, तो उस तरह का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको यथार्थवादी तत्व देखने को मिलेगा, यानी जो हम लोग देखेंगे अपनी आंखों से वही हम चित्रित करेंगे। तो इस प्रकार का जो तत्व है वो आपको मुगल चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। तो मुगल चित्रकला शैली के यथार्थवादी तत्वों में शाही दरबार के दृश्य, सही व्यक्तियों के छवि चित्रण, जैसे जो शासक वगैरह हैं उनके छवि चित्र बनाना, फूल पौधों, जीव जंतुओं का यथार्थवादी चित्रण मुगल चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु थी। प्रारंभिक मुगल चित्रकला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में
मुगल शासन की नींव बाबर ने डाली थी। तो प्रथम मुगल शासक बाबर वर्तमान के उज्बेकिस्तान से 1526 में भारत आया, यानी 1526 में उसने भारत में अपने शासन की स्थापना की। बाबर मूल रूप से तैमूर और चरगटाई तुर्क का वंशज था। बाबर अपने साथ ईरान और मध्य एशिया की संस्कृति को लेकर आया और अपनी चित्रकारी में इनका सम्मिश्रण किया। बाबर की कला में या फिर साहित्य में अच्छी खासी रुचि थी, इसी वजह से इसने कला और साहित्य को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। इसकी आत्मकथा बाबरनामा में सम्राट की राजनीतिक गतिविधियों और उसके कलात्मक जुनून का विस्तृत विवरण दिया गया है। बाबर ने भारत में संस्मरणों को दर्ज करने की परंपरा स्थापित की, जिसका बाद में भारत में उसके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी अनुकरण किया है। छवि चित्रण यानी किसी शासक की इमेज वगैरह बनाना, किसी पर्टिकुलर इंसान की इमेज बनाना, तो इसमें बाबर की गहरी रुचि थी। तो उसका जिक्र जो है उसके संस्मरणों में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा उसके संस्मरण में चित्रकारों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। जैसे उसके संस्मरण में बेहजाद का जिक्र आता है। बेहजाद जो है ईरान की चित्रकला शैली का मुख्य चित्रकार था। बेहजाद के चित्रों की विशेषता बताई गई है, उसके चित्र सुंदर होते थे, पर वह चेहरों का उत्तम चित्रण नहीं करता था, बल्कि दोहरी ठुड्डी वाले चेहरों को काफी लंबा करके दाढ़ी का आकर्षक चित्रण करता था। यानी बेहजाद के बारे में यहाँ पर विशेषता बताई गई है। इसके अलावा चित्रकार के तौर पर शाह मुजफ्फर का भी जिक्र आता है, जिसे बाबर केस सज्जा के आकर्षक चित्रण करने वाला उत्कृष्ट चित्रकार मानता था। यहां पर एक नोट करके बताया गया है कि अफगानिस्तान का एक रीजन है हेरात, तो हेरात में भी चित्र बनाए जाते थे। तो हेरात के जो चित्र हैं ये अपने उत्कृष्ट संयोजन और आकर्षक रंग छटा के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं आता है। देखिए, बाबर जो है भारत में बहुत लंबे समय तक अपना शासन नहीं चला पाया है, ये मात्र 4 साल के लिए अपना शासन चला पाया है। लेकिन इन 4 सालों में भी बाबर ने चित्रकारी के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा योगदान दिया। बाबर के बाद जब हुमायूं आया है तो हुमायूं जो है 1530 में भारत का शासक नियुक्त हुआ है। चूंकि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो इसके अनुकूल नहीं थी। हुमायूं को लगातार युद्धों में संलिप्त रहना पड़ा है, लगातार युद्धों में वो जूझता रहा है और अंततः अफगान शासक शेर खान के हाथों से हार का सामना भी करना पड़ा है। तो शेर खान से हार जो मिली है, उस हार की वजह से उसको अपनी गद्दी छोड़कर यहां से भागना पड़ा है। तो यहां से भागकर हुमायूं ने पर्सिया के शासक सफाविद दरबार में शासक तहमास की शरण ली है और यहां पर वो लंबे समय तक रहा भी है। यहीं पर यानी इसी दरबार में उसने जो है चित्रकारी से भी रूबरू हुआ है वो, और चित्रकारी की जो परंपरा है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि हुमायूं तहमास के दरबार में होने वाला जो चित्रण है और वहां के जो चित्रकार थे उनसे काफी ज्यादा प्रभावित था, और इसकी ये इच्छा थी कि भारत में जब ये शासन स्थापित करेगा तो उसी प्रकार की कार्यशाला भारत में भी स्थापित कराएगा। शाह तहमास की सहायता से उसने 1545 में काबुल में अपना दरबार स्थापित किया, और भारत में जब इसका शासन पुनः स्थापित हो गया है तो उसने शासन स्थापित होते ही 2 फारसी चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद इनको अपने दरबार में बुलाया है। इनको अपने दरबार में स्टूडियो स्थापित करने और शाही चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, ये नाम कई बार पूछे जाते हैं कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद को भारत में किसने आमंत्रित किया था। ये हुमायूं ने आमंत्रित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। हुमायूं की पढ़ने लिखने में अच्छी खासी रुचि थी। इस बात का प्रमाण हमें हुमायूं के पुस्तकालय जाने से मिलता है, और जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ भी चुके हैं कि हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि पुस्तक प्रेमी और विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला और सुलेख कला के जोरदार संरक्षण से शुरू हुआ था। उसने निगार खाना का मतलब चित्रों की जो कार्यशाला है ये स्थापित किया है, जो कि उसके पुस्तकालय का ही हिस्सा थी। हमजा नामा का चित्रण हुमायूं ने शुरू करवा दिया था, जिसे उसके पुत्र और उत्तराधिकारी अकबर ने बाद में जारी रखा है, उसको कंप्लीट भी करवाया है। हुमायूं के काल के जो चित्र हैं उनकी विशेषता बताई गई है। खुले परिदृश्य वाले चित्र जिनमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और शाही शादी, मुगल वंश के पूर्वजों का चित्रण किया गया, और उसका अनुकरण हुमायूं के बाद भी जारी रहा। इन हुमायूं के बाद अकबर आया है, अकबर के बाद जहांगीर, इन लोगों ने भी यही परंपरा जारी रखी है। यही सब तत्व अपने चित्रों में इन्होंने अपनाए हैं। इन चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृतियां और रंग ये पूरी तरह से जो है फारसी शैली में होते थे। यहां पर मुगल कालीन चित्रकला शैली का चित्र दिया गया है, जिसे प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर के नाम से जाना जाता है। इसका चित्रण सफाविद चित्रकार अब्दुस समद द्वारा कपड़े पर जली रंगों से किया गया है। देखिए, मुगल चित्रकारी की खास विशेषता यह है कि मुगलों के जो भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने पूर्वजों के साथ चित्र बनवाए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मुगल जो हैं 2 महान वंशों के मिश्रण से बने थे। अपने माँ की साइड से ये मंगोल थे और अपने पिता की साइड से ये तुर्क थे। तो अपने माँ की साइड का जो मंगोल नाम है ये लगाना पसंद नहीं करते थे,
क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं वो भीषण नरसंहार और रक्तपात से जुड़ी हुई थी, तो अपने आप को ये मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये अपने आप को तुर्क होने पर, तैमूर के वंशज होने पर काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे। तो इनके जो भी चित्र बनाए गए हैं, जो भी बाद में इनके शासक हुए हैं, उन सब ने तैमूर के साथ अपने चित्र बनवाए हैं। तो तैमूर को चित्र के केंद्र में रखा गया है और तैमूर के बाद जितने भी शासक हुए उनको भी चित्र में जगह दी गई है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि इस चित्र में आने वाले विभिन्न काल के मुगल वंशियों की मूल छवि चित्रित की गई है। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आता है। तो हुमायूं ने जो चित्रकारी की परंपरा स्टार्ट करवाई थी वो अकबर के समय में भी जारी रहती है। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया है। अकबर का दरबारी इतिहासकार है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने भी अपने इतिहास में, अपनी साहित्यिक कृतियों में अकबर के कला प्रेम को उल्लेखित किया है। अबुल फजल बताता है कि अकबर ने 100 से भी ज्यादा कुशल फारसी और देसी भारतीय चित्रकारों को अपनी साहित्य शाला में नियुक्त किया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, यानी अकबर जो था वो डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित था। इसी वजह से उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। इस कारण उसके काल में पांडुपी चित्रण का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अकबर जो है चित्रों के माध्यम से चीजों को आसानी से समझ सकता था, जान सकता था, उनमें रुचि ले सकता था। तो इसी वजह से अकबर के टाइम में पांडुपी चित्रण का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। अकबर की योजनाओं में सबसे पहला कार्य अपने पिता की कलात्मक विरासत हमजानामा के चित्रण कार्य को जारी रखना था। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमजानामा का जो चित्रण कार्य था वो हुमायूं ने स्टार्ट करवाया था और ये अकबर के काल में भी जारी रहा है और अकबर के टाइम में ये पूरा भी हुआ है। हमजानामा की कहानी बताई गई है कि हमजानामा जो है पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के वीरतापूर्ण कामों का चित्रित ग्रंथ है। जैसे देखना, आपने देखा होगा कि भारतीय कल्चर में हमारे यहाँ जो कथा भागवत होती है, कथा भागवत के माध्यम से जो हिंदू पुराण वगैरह हैं, हिंदू ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या प्रदर्शित की जाती है, उनमें जो कहानियां होती हैं वो बताई जाती हैं। उसी तरह से हमजानामा का जो कैरेक्टर है, हमजा की कहानी मुस्लिम देशों में खास करके काफी प्रचलित है। पश्चिमी जो मुस्लिम देश हैं उनमें काफी ज्यादा प्रचलित है। तो वहां पर भी प्रोफेशनल जो कथावाचक हैं वो हमजा की कहानी को सुनाते हैं। अकबर ने बचपन से हमजा की कहानी सुनी थी, तो अकबर को हमजा की कहानी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो अकबर ने हमजानामा का जो चित्रण है वो जारी रखा है। हमजा के चित्रों की सतह कागज के ऊपर चिपकाए गए कपड़ों से बनी थी, जिसके ऊपर कथावाचक के लिए विवरणात्मक गद्य लिखा गया है और इसके ऊपर जलीय और अपारदर्शी रंगों की गाउस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हमजानामा जो है 14 खंड में है। इसके 1400 पन्नों को चित्रित करने में करीब 15 वर्ष लगे थे और इस विशाल योजना की तिथि बताई गई है 1567 से लेकर 1582 मानी गई है, यानी अकबर के टाइम में करीब 15 वर्ष इसको कंप्लीट करने में लगे हैं। इसका चित्रण जो है 2 फारसी कुशल चित्रकार हैं, एक मीर सैयद अली और दूसरा है अब्दुल समद। इनके निरीक्षण में इसको चित्रित किया गया है। हमजा के चित्रों में तीखे चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हमजा में जो चित्र बनाए गए हैं उनके चेहरे पार्श्वाकार अंकित किए गए हैं, यानी पीछे की तरफ हल्की सी परछाई टाइप है और 3/4 चेहरे भी दिखाए गए हैं। फर्श, खम्भों और बुर्ज पर उत्कृष्ट घने जटिल पैटर्न के अंकन पर फारसी का प्रभाव दिखता है। चट्टानों और चौपाया पशुओं के चित्रण पर भी, चौपाया मतलब जो घास वगैरह चढ़ने वाले जो पशु हैं उनके चित्रण पर भी फारसी प्रभाव दिखता है। जबकि जो वृक्ष हैं, लताएं हैं और चटक लाल पीले रंगों की जो समृद्धि है ये भारतीय शैली को प्रदर्शित करते हैं। यानी हमजानामा का जो चित्रण हुआ है उसमें फारसी और भारतीय शैली दोनों चित्रकला की शैलियों का समायोजन है। इसके अलावा अकबर की दिलचस्पी जो है हिंदू ग्रंथों में भी थी, यानी अकबर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का कह सकते हैं पैरोकार था। तो अकबर ने न केवल इस्लामी ग्रंथों का अनुवाद करवाया है, इस्लामी ग्रंथों पर चित्र बनवाए हैं, बल्कि हिंदू ग्रंथों को भी प्रमोट किया है। हिंदू ग्रंथों का भी उसने अनुवाद करवाया है, उनका चित्रण करवाया है। तो हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद और चित्रण जो है रज्मनामा के नाम से 1589 में चित्रकार दसवंत के निरीक्षण में संपूर्ण हुआ। यानी अकबर ने महाभारत का चित्रण भी करवाया है। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो रज्मनामा के नाम से हुआ है और इसका जो चित्रण करवाया है 1589 में दसवंत के निरीक्षण में इसका कंप्लीट हुआ है चित्रण। और इसी समय में रामायण का भी अनुवाद और चित्रण किया गया है। गोवर्धन और मिस्किन जैसे चित्रकार उनके दरबार के उत्कृष्ट दृश्यांकन के लिए सम्मानित किए गए हैं। अकबरनामा की अगर बात करें तो अकबरनामा अकबर की व्यक्तिगत और राजनीतिक जिंदगी के विस्तृत विवरणों पर आधारित थी। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो अकबर के टाइम में जिनका चित्रण किया गया है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा देखिए उस समय क्या था, उस समय अकबर के दरबार में क्योंकि चित्रकारी की परंपरा काफी ज्यादा विस्तृत हो रही थी, काफी ज्यादा फैल रही थी, तो अकबर के काल की जो चित्रकारी है उसका दूर दूर तक नाम भी था। उसी समय में कई यूरोप वासियों का आगमन भी हुआ है, खास करके जो चर्च वगैरह के पादरी वगैरह हैं वो भी अकबर के दरबार में आए हैं। तो वो लोग भी इन चित्रों को देखकर काफी ज्यादा आकर्षित हुए हैं।
उनका झुकाव भी इन चित्रों की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि अकबर के दरबार में यूरोप वासियों के आगमन से उस समय के चित्रों में वास्तविकता की ओर झुकाव देखने को मिलता है। इस संदर्भ में मैडोना एंड चाइल्ड ये आरंभिक मुगल शैली का एक महत्वपूर्ण चित्र है जो अपारदर्शी जली रंगों से कागज पर चित्रित है। इसमें जो है वर्जिन मैरी यानी कि जो जीसस क्राइस्ट की माता हैं और नन्हे जीसस क्राइस्ट हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी कि जो यहाँ पर अकबर के दरबार में यूरोपवासी आए थे, ईसाई पादरी आए थे, तो ईसाई पादरी जो अपने धार्मिक विचार लेकर आए हैं, उन धार्मिक विचारों से प्रेरित होकर अकबर ने अपने यहाँ जो ईसाइयत वाले चित्र हैं वो भी चित्रित कराए हैं। तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर आ जाता है और जहांगीर का टाइम पीरियड जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी के बीच का है और जहांगीर ने बहुत कम उम्र से ही चित्रकला में रुचि लेना स्टार्ट कर दिया था। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार अका रिजा और उसके पुत्र अबुल हसन को नियुक्त किया था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि जहांगीर की दिलचस्पी कितनी ज्यादा थी। वैसे तो अकबर के टाइम में भी शाही चित्रशाला थी, तो अकबर की जो शाही चित्रशाला है वो होने के बावजूद भी जहांगीर ने अपने खुद की एक चित्रशाला भी तैयार करवाई थी। वो बात यहाँ पे बताई गई है। इलाहाबाद से लौटने और मुगल सिंहासन हासिल करने के बाद शहजादे सलीम को जहांगीर के नाम से जाना गया है। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया का स्वामी। दुनिया का स्वामी जहांगीर का अर्थ ये होता है। तो पहले इनका नाम जो था शहजादा सलीम कहा जाता था, जब ये शासक बन गए तो इनका नाम जहांगीर हो गया है। जहांगीर के संस्मरण तुल के जहांगीरी में कला में उसकी गहन रुचि और वैज्ञानिक शुद्धता का विवरण, साथ ही चित्रण के लिए उसके जो प्रयास हैं उनका भी विवरण देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो संस्मरण है उसका नाम तुल के जहांगीरी है। इसमें इसको जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो देखते हैं उसका जो कला में उसकी जो गहरी रुचि है, वैज्ञानिक शुद्धता है, इसके अलावा चित्रण के लिए उसने जो प्रयास किए हैं उन सबका विवरण हमें तुल के जहांगीरी में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल पीरियड का जो जहांगीर वाला काल है वो चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो जहांगीर के संरक्षण में जो मुगल चित्रकला शैली है ये उच्चतम दर्जे की वास्तविकता और वैज्ञानिक शुद्धता हासिल की थी। यहाँ पर जो है अकबर और जहांगीर की जो चित्रशाला है उसके चित्रों को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि अकबर की चित्रशाला में जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में चित्र निर्मित किए गए थे, वहीं जहांगीर की चित्रशाला की बात करें तो जहांगीर की चित्रशाला में एक ही चित्रकार के उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ कम संख्या में चित्रण करने पर जोर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जहांगीर ने क्वालिटी पर ध्यान दिया है ना कि क्वांटिटी पर। जबकि अकबर के टाइम में क्या है, चित्र बहुत ज्यादा संख्या में बनाए गए हैं, उनकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया है, क्वांटिटी पर ध्यान दिया गया है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्वांटिटी पर कम ध्यान दिया है। इसी वजह से चित्र जो है कम संख्या में बनाए गए हैं, लेकिन जो भी बनाए गए हैं वो उत्कृष्ट बनाए गए हैं। मुरक्का चित्रों ने जहांगीर के संरक्षण में लोकप्रियता प्राप्त की। मुरक्का क्या है, मुरक्का संग्रहित किए गए एल्बम में एकल चित्र होते थे, यानी एक सिंगल चित्र है जिसमें किसी अन्य के चित्र नहीं होते थे, तो ऐसे चित्रों को मुरक्का चित्र कहा जाता है। चित्रों के हाशिए सुनहरे रंग या सोना मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे और इन हाशियों में फूल पत्ती या फिर कभी कभी मानव आकृतियां भी चित्रित रहती थी। अब देखिए एक चीज यहां पर देखने वाली बात यह है, जैसा कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो मुस्लिम शासक हैं, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में किसी भी सजीव का चित्रण करना मना है। खास करके किसी पशु पक्षी का या फिर किसी मनुष्य का चित्रण करना मना है। लेकिन मुगल काल तक आते आते हमें देखने को मिलता है कि परंपरा में परिवर्तन आया है। अब यहाँ पर सुलेखन की परंपरा है या फिर फूल पत्ती की परंपरा जो है उसके स्थान पर जो है जो मानव आकृतियां वो भी चित्रित की जाने लगी हैं। तो ये यहाँ पर खास अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस्लाम की परंपरा में ये सब चीजें वर्जित हैं, लेकिन भारतीय परिवेश में आकर इन लोगों ने अपनी जो चित्रकला शैली है, अपने जो धार्मिक विश्वास में उनमें परिवर्तन करते हुए जो मानवीय आकृतियां हैं या पशु आकृतियां हैं उनको भी चित्रकारी में स्थान दिया है। अकबर के टाइम से ही यूरोपीय व्यक्ति अकबर के दरबार में आने लगे थे। जहांगीर के टाइम तक आते आते यूरोपीय व्यक्तियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जो भी यूरोपीय व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आते थे वो जहांगीर के लिए उपहार वगैरह, भेंट वगैरह लेकर आते थे और इन भेंटों में कई यूरोपीय कलाकृतियां भी होती थी, कई यूरोपीय चित्र भी होते थे। तो जिनको देखकर जहांगीर भी प्रभावित हुआ और उसने अपने यहाँ के जो चित्रकार हैं उनको भी यूरोपीय शैली के तत्वों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कई ईसाई धर्म के धार्मिक उत्सवों के चित्र भी जहांगीर के दरबार में चित्रित किए गए हैं। क्योंकि जहांगीर के दरबार में यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ है तो इसलिए यूरोपीय शैली के जो तत्व हैं वो भी यहाँ के चित्रों में अब समाहित होने लगे हैं। तो मुगल चित्रशाला के कलाकारों ने सृजनात्मक तरीके से देसी, फारसी और यूरोपीय तीनों शैलियों का सम्मिश्रण करके मुगल चित्रों को अपने समय की जीवन शैली का उद्गम बनाया। अबुल हसन और मनोहर द्वारा 1620 में चित्रित जहांगीरनामा का चित्र दरबार में जहांगीर एक विलक्षण चित्र है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दरबार में जहांगीर जो चित्र है वो जहांगीरनामा से लिया गया है
और इसे चित्रित करने वाले चित्रकार जो हैं अबुल हसन और मनोहर हैं। एक चित्र और है, यह है जहांगीर का स्वप्न। जहांगीर का स्वप्न जो है ये अबुल हसन के द्वारा चित्रित किया गया था, जिसे आदिर अल जमान का अर्थ होता है समय का आश्चर्य, इस खिताब से उसको नवाजा गया था। तो इस जहांगीर के स्वप्न में जहांगीर के सपने को दिखाया गया है, जिसमें वह फारसी सफाविद सम्राट शाह अब्बास से मिलने गया है, जिसके अधीन कंधार चित्त था, और इसे पाने की कामना सम्राट जहांगीर रखते थे। तो इसको एक स्वप्न के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब यह कि जहांगीर की नज़र बहुत पहले से कंधार पर थी, और कंधार जो था सफाविद सम्राट शाह अब्बास के नियंत्रण में था। तो जहांगीर ये चाहता था कि कंधार हमें मिल जाए। तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र है। चित्र में जहांगीर को एक शेर के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि शाह अब्बास को एक भेड़ के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया है। जहांगीर का चित्र ऐसे किया गया है कि मानो वो शेर की भांति हो, जबकि शाह अब्बास को दब्बू प्रवृत्ति का दिखाया गया है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सूर्य और चंदा भी दर्शाया गया है, और सूर्य और चंदा को यहाँ पर दो जो देवदूत हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये दो पंखों युक्त दूत हैं, वो लिए हुए दिखाए गए हैं। तो ये पंखों युक्त दूत वाला जो प्रभाव है, यूरोपीय शैली से लिया गया है। इसके अलावा रेत घड़ी आवर ग्लास पर विराजमान जहांगीर का चित्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेत घड़ी है, रेत घड़ी पर जहांगीर बैठा है। तो ये जो है, ये चित्र दरबारी चित्रकार विचित्र द्वारा चित्रित किया गया था, और यह चित्र 1625 में बनाया गया था। चित्र में जहांगीर के दाईं तरफ में चित्रकार अपने महान सम्राट को चित्र भेंट करते हुए देखा जा सकता है। फारसी सुलेख से चित्र का ऊपरी और नीचे का हिस्सा सुसज्जित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फारसी सुलेख से ऊपर और नीचे का हिस्सा यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। जहांगीर चिश्ती दरगाह के शेख हुसैन को पुस्तक भेंट कर रहे हैं, शेख हुसैन को पुस्तक ये भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो शेख हुसैन है या शाह हुसैन, ये शेख सलीम का उत्तराधिकारी था, और शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ भी चुके हैं। जहांगीर के बाद उसका पुत्र आता है, जो कि पहले शहजादा खुर्रम था, और शासक बनने के बाद वो शाहजहां कहलाया है। तो शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया है। शाहजहां ने स्वाभाविक और यथार्थवादी चित्रण के बजाय आदर्शीकरण और अधिक से अधिक शैलीकरण को वरीयता दी है। देखिए, अब तक तो मुगल शैली के चित्रों में यह था कि यथार्थ जैसा देखेंगे वैसा ही बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर आदर्शीकरण का मतलब यह है कि यहाँ पर चित्रों में एक आदर्श स्थिति दिखाई गई है। शासकों को या चित्रों को, उनकी छवियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की परंपरा दिखाई गई है। उसकी देखरेख में बनी आकृतियां प्रभावशाली उत्कृष्ट सौंदर्यकरण पर केंद्रित थी, जो कि रत्नों से सुसज्जित, जैसे रंगों, सही प्रस्तुतिकरण और जटिल छवि रेखांकन द्वारा बनाई गई थी। यानी अब जो छवियां यहाँ पे चित्रित की गई हैं, उन छवियों में सौंदर्यीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। खास करके उनके जो वस्त्रों की सज्जा है, रत्नों की जो सज्जा है, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। उनके समय में चित्रित चित्रों में राजसी छवि निर्मित की गई है, जिसमें हीरे जवाहरात के प्रति उनके अगाध प्रेम को दर्शाया गया है। यानी खास करके जो शासक वगैरह हैं, शासक वगैरह को बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात से सज्जित दिखाया गया है, मानो कि हीरे जवाहराती शासकों की वैल्यू बढ़ा रहे हो। इस प्रकार के चित्र यहाँ पे चित्रित किए गए हैं। पदशाहनामा या पादशाहनामा, इसको राजा का इतिहास कहा जाता है। तो पदशाहनामा दरबार की चिस्तारा के अंतर्गत चित्रित सबसे अधिक समृद्ध लुभावनी योजनाओं में से एक था। इस काल में मुगल चित्रकला ने शाही, ऐतिहासिक और रहस्यवादी विषयों को चित्रित करने के लिए सम्मोहक रंगों और जटिल संयोजनों का विभिन्न दृश्यों में प्रभावशाली प्रयोग किया है। देखिए, अब तक मुगल चित्रकारी की परंपरा जो थी वो यथार्थवादी थी। अब यहाँ पर यथार्थवाद से हटकर यहाँ पर रहस्यवादी परंपरा भी स्टार्ट हो गई है। खास करके चित्रों को ऐसे चित्रित किया गया है कि लोग एक बार को देखकर उसमें खो जाएं। इस प्रकार के चित्र यहाँ पर चित्रित किए जाने लगे हैं। प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार रेस्ब्रा बहुत गहराई से मुगल दरबार की चित्रकला से प्रभावित था, और उसने रेखाओं की नजाकत पर महारत पाने के लिए कई भारतीय चित्रों का अध्ययन किया है। चूंकि मुगल चित्रकारी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, तो यूरोप में भी इसकी ख्याति फैली है। तो यूरोप के कई चित्रकार मुगल चित्रों को देखना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे। तो यहाँ पर एक यूरोपीय चित्रकार है रेस्ब्रा, इसने मुगल चित्रों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, काफी समय तक इनका अध्ययन करता रहा है ये। इसके बाद शाहजहां का उत्तराधिकारी जो है दारा शिकोह आता है। हालांकि दारा शिकोह को गद्दी नहीं मिल पाई है। दारा शिकोह को हराकर औरंगजेब शासक बन गया है, लेकिन दारा शिकोह जो है, इस प्रकार से अकबर की नीतियां थी, उसी प्रकार का दारा शिकोह भी था। दारा शिकोह कट्टर विचारों का नहीं था, बल्कि धार्मिक रूप से सहिष्णु टाइप का था, यानी हर धर्म को वरीयता देने वाला, साहित्य में रुचि लेने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति था। तो शाहजहां के उत्तराधिकारी पुत्र दारा शिकोह को साम्राज्य का उत्तराधिकार नहीं मिला। सूफी रहस्यवाद के लिए दारा की प्रतिबद्धता
और वेदांतिक दर्शन में उसकी गहरी रुचि उल्लेखनीय है। दारा सिको विद सेजित इन गार्डन, इस 1635 में चित्रित असाधारण चित्र ने उसके व्यक्तित्व को अमर कर दिया है। उसने अपनी पत्नी को भेंट करने के लिए चित्रों का एक विशेष एल्बम बनवाया था। देखिए, चूंकि दारा को जो है साहित्य का, दर्शन का बहुत ज्यादा शौक था, तो इस वजह से उसके व्यक्तित्व को लोगों ने गलत समझा। ऐसा माना कि शाही खून है ही नहीं, ये मतलब शाही खून है ही नहीं, शाही खून कहलाने लायक ही नहीं है, इस प्रकार का उसको समझा गया। वह उदार दार्शनिक और वैचारिक और संघर्ष के मुद्दों पर सबको मिलाकर चलने वाला समझौतावादी दृष्टिकोण रखता था। यानी जैसे अकबर की नीतियां थी कि अकबर सबको साथ में लेकर चलना चाहता था, वैसी दारा की नीतियां थी। दारा कुछ ज्यादा ही उदार था और इसकी यही उदारता की वजह से वो शासक नहीं बन पाया है और औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी है और हत्या करके औरंगजेब शासक बना है। इसके बाद है औरंगजेब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब दारा सिको की हत्या करके शासक बना था। औरंगजेब की रुचि कला और साहित्य में बिल्कुल नहीं थी। औरंगजेब ने केवल और केवल मुगल साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया है और इसी वजह से ये अधिकांश समय युद्धों में संलग्न रहा है। खास करके दक्षिण भारत में इसने काफी ज्यादा युद्ध लड़े हैं और अपनी पूरी शक्ति उसने युद्धों में ही लगा दी है। औरंगजेब ये चाहता था कि उसकी सीमाओं का विस्तार ठीक उसी प्रकार से हो जैसा अकबर के टाइम में था, तो इसी उद्देश्य के लिए ये लगातार युद्धों में लड़ता रहा है। देखिए, पहले के जो मुगल शासक हुए हैं उन शासकों ने कला में रुचि दिखाई थी, कला को प्रोत्साहन दिया था, संरक्षण दिया था। अब चूंकि औरंगजेब तो बिल्कुल कला प्रेमी है ही नहीं, तो जब कला प्रेमी कोई शासक कला प्रेमी नहीं होगा तो वहां की जो चित्रकारी की परंपरा है, चित्रशाला में काम करने वाले जो चित्रकार हैं उनको भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो यही नतीजा ये हुआ कि इसके समय में जो चित्रकार थे उन चित्रकारों ने चित्र बनाना लगभग बंद सा कर दिया, बहुत कम मात्रा में चित्र बनाए गए। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि औरंगजेब ने मुगल चित्रशाला में चित्रों को निर्मित करने का काम आगे नहीं बढ़ाया है। हालांकि फिर भी शाही चित्रशाला को तुरंत बंद नहीं किया गया है, उसमें भी कुछ कुछ सुंदर चित्र बनाए गए हैं, लेकिन हाँ, चित्रकारी की परंपरा में गिरावट आती चली गई है और कुछ समय के बाद यहाँ पर काम करने वाले जो चित्रकार थे यहाँ से पलायन करके अन्य राज्यों की ओर चले गए हैं। उत्तरकालीन मुगल चित्रकला। उत्तरकाल का मतलब क्या है कि औरंगजेब के बाद का जो समय है मुगलों का, उसमें चित्रकारी में क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या चित्रकारी की परंपरा को बढ़ावा मिला है या फिर पतन हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, औरंगजेब के टाइम से ही मुगल चित्रकारी की परंपरा का पतन होता चला गया। यहाँ पर काम करने वाले जो चित्रकार थे वो अन्य राज्यों में पलायन कर गए और औरंगजेब के साथ ही मुगल साम्राज्य में कोई भी फिर बाद में बड़ा शासक नहीं हुआ है। जितने छोटे छोटे बादशाह हुए वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उनके समय में बहुत ज्यादा कला या साहित्य का विकास भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कला के प्रोत्साहन और संरक्षण में सतत गिरावट के कारण अति कुशल कलाकारों ने मुगल कार्यशालाओं को छोड़ दिया और ये कलाकार जो है प्रांतीय मुगल शासकों के यहाँ या फिर जो राजपूत शासक हैं उनके यहाँ चले गए हैं। उस समय के जो प्रांतीय मुगल शासक हैं या फिर जो नए प्रांत उभरकर सामने आए हैं वो सभी यही चाहते थे कि उनके यहाँ भी मुगलों की तरह उनके यहाँ भी ठाट बाट हो, मुगलों की तरह उनके यहाँ भी चित्रकारी की परंपरा आगे बढ़े। तो उन लोगों ने इन चित्रकारों का स्वागत किया है, इन्हें अपने यहाँ शरण दी है। हालांकि कुछ कुछ मुगल शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने संरक्षण दिया भी है, लेकिन उनके यहाँ पर उतने ज्यादा चित्र नहीं बनाए गए हैं जितने चित्र शाहजहां या फिर जहांगीर के टाइम में या फिर अकबर के टाइम में बने थे। तो हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह जफर के समय में कुछ उत्कृष्ट चित्र बने हैं। 1838 में बहादुर शाह जफर शीर्षक का चित्र बनाया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहादुर शाह जफर शीर्षक का चित्र बनाया गया है। और बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर के बारे में बताया गया कि ये कवि था, विद्वान था, कला का पारखी था। हालांकि फिर भी ये उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दे पाया है जितना इसके पूर्वजों ने कला को प्रोत्साहन दिया था। अंततोगत्वा क्या हुआ है? अंततोगत्वा ये हुआ है कि जो मुगल चित्रकला शैली थी, मुगल लघु चित्रकला शैली थी, ये प्रांतीय चित्रकला शैलियों में और जो कंपनी चित्रकला शैली है यानी अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे यहाँ चित्रकारी की परंपरा डाली गई है उसमें ये विलीन हो गई है। मुगल चित्रकला की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर मुगल चित्रकला की जो प्रक्रिया है वो समझाई गई है। अगर हम मुगल लघु चित्रकारी की बात करें तो हम ये पाते हैं कि मुगल चित्रकला में जितने भी चित्र बनाए जाते थे वो किसी पांडुलिपि या पुस्तक का पार्ट होते थे। यहाँ पर पृथक या इंडिविजुअल चित्र बनाने की परंपरा नहीं थी, जैसे किसी शासक का एक सिंगल चित्र बना दिया हो दीवार पर टांगने के लिए, ऐसी कोई परंपरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो भी चित्र बनाए गए हैं वो किसी पुस्तक या पांडुलिपि या फिर शाही एल्बम का हिस्सा थे। तो पहले चित्र बनाने की जो प्रक्रिया है बताई गई है कि पहले पांडुलिपि के पृष्ठों पर लिखा जाता था और चित्र के लिए एक खास स्थान छोड़ दिया जाता था। जब जो खास स्थान छोड़ा गया है वहां पर कलाकार जो विषय वस्तु है, जो वहां पर लिखा हुआ लेखन है, उसके अनुरूप पहले चित्र का खाका खींचता था, फिर तस्वीर या चिहारनामा बनाता था और अंतिम चरण में उसका रंग भरता था, जिसे रंगबिजी कहते हैं। तो ऐसे करके पुस्तक या पांडुलिपि में चित्र तैयार किए जाते थे।
मुगल चित्रकला के रंग और तकनीक, यानी इनके रंग कौन से थे और तकनीक कौन सी थी। देखिए, मुगल कालीन चित्र विशेष करके हस्त निर्मित कागजों पर बनाए जाते थे, हाथ से बने हुए कागजों पर ये चित्र बनाए जाते थे। इनके रंग अपारदर्शी होते थे और प्राकृतिक स्रोतों से पीसकर या मनचाहा रंग बनाने के लिए अन्य रंगों को मिलाकर ये रंग बनाए जाते थे, जैसे सिंदूरी रंग हिंगुल से, नीला रंग लाजवट से, चमकीला पीला जो है हड़ताल से, सफेद रंग सीप को पीसकर और गहरा काला रंग जो है लकड़ी के कोयले से बनाया जाता था। इसके अलावा चित्रों में अलंकारी करने के लिए ये लोग सोने या चांदी का जो चूरा है वो भी इस्तेमाल करते थे। तो चित्र को बेशकीमती दिखाने के लिए सोने और चांदी का चूरा रंगों में मिलाया जाता था या फिर चित्रों पर बिखेर दिया जाता था। तो ऐसे करके इनके चित्र तैयार किए जाते थे। देखिए, रंग जो है वो गिलहरी या बिल्ली के बच्चों के बालों से बना जो ब्रुश है, तूलिका है, उसके द्वारा रंग लगाया जाता था। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चित्रकारी एक सामूहिक प्रयास का काम है। चित्रकारी किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि पूरा चित्रकारों का समूह होता है। वो सब मिलकर चित्र बनाते हैं, जिसमें सभी के रोल अलग अलग बटे हुए होते हैं। कोई व्यक्ति जो है पेपर तैयार करता है, कोई व्यक्ति उस पेपर पर केवल रेखाएं खींचता है, तो कोई व्यक्ति उसमें जो है बाहर का जो पीछे का दृश्य वगैरह है, प्रकृति दृश्य, वो चित्रित करता है, कोई व्यक्ति जो मुख्य चित्र है उसमें रंग भरता है। तो ऐसे करके चित्रकारी एक सामूहिक प्रयास है। तो यहां पर भी जो भी इनकी चित्रशालाएं थी, वहां पर जो भी काम होता था वो सामूहिक रूप से होता था। चित्र के पूरा हो जाने पर उसे एक खास किस्म के बहुमूल्य पत्थर एगेट के द्वारा घिसा जाता था, ताकि उसमें चमक आ जाए और जो चित्र के रंग हैं वो पक्के हो जाएं। इसलिए उसको जो है बहुमूल्य पत्थर पर घिसा जाता था। अब देखिए, कुछ कुछ चित्र हैं जो कि उस टाइम के चित्र हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो यहां पर नोआस आर्क है, जो कि 1590 में बनी चित्रित पांडुपी दीवाने हाफिज का एक उत्कृष्ट चित्र है। यानी पांडुपी का नाम है दीवाने हाफिज। तो उसमें चित्र बनाया गया नोआस आर्क वाला। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर एक क्या है, एक बड़ा सा जहाज है जिसमें जानवर भरे हुए हैं, जानवर, मनुष्य, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। तो हल्के रंगों का यह चित्र अकबर की शाही चित्रशाला के अग्रणी कलाकार मिस्किन के द्वारा बनाया गया है। ये चित्र किसको निरूपित कर रहा है? यहाँ पर पैगंबर नूह को जहाज में दिखाया गया है और उनके साथ कई जानवरों के जोड़े हैं। देखिए, ऐसा एक कहानी है, इस्लाम में प्रचलित कहानी है कि जब धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गए हैं, उन पापों से लोगों को मुक्त करने के लिए जो खुदा है उसने यहाँ पे धरती पे बाढ़ लाई है, ताकि जो पापी लोग हैं वो नष्ट हो जाएं। तो जो पैगंबर नूह है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बड़ी सी नाव बनाई है और इस नाव में जो सभी प्रजातियों के जानवर हैं उनके एक एक जोड़े रख लिए हैं, ताकि तबाही के बाद फिर से सृष्टि की रचना की जा सके, तबाही के बाद फिर से जीवन का आरंभ किया जा सके। तो उसी का चित्र यहां पर बनाया गया है। अब देखिए, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण का चित्र है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। यह हरिवंश पुराण का चित्र है और इसको चित्रित करने वाले जो कलाकार हैं वो मिस्किन है, मिस्किन के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकबर ने न केवल फारसी ग्रंथों के चित्र बनवाए हैं, बल्कि हिंदू ग्रंथों का भी अनुवाद करवाकर उनके भी चित्र बनवाए हैं। तो ये जो ग्रंथ है हरवंश पुराण, ये भगवान कृष्ण पर आधारित ग्रंथ है, एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके अनुवाद की जिम्मेदारी अकबर के दरबार के एक कुलीन विद्वान बदायूनी को सौंपी गई थी। बदायूनी के बारे में यहाँ एक खास बात बताई गई है कि बदायूनी जो था वो कट्टर धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। जैसे अबुल फजल जो था वो कट्टर नहीं था, लेकिन बदायूनी जो था वो अपने कट्टर धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। फिर भी उसने जो है इस ग्रंथ का अनुवाद करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। पक्षी विश्राम पर बाज, तो ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया है, जिसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि से नवाजा था। तो उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। यहां पर अब जेबरा का चित्र है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये जेबरा जो है तुर्कों के द्वारा इथियोपिया से लाया गया था और यह जेबरा मुगल सम्राट जहांगीर को उनके रईस मीर जाफर ने नवरोज या फिर नए साल के उत्सव में उन्हें गिफ्ट किया था। इसका चित्र जो है उस्ताद मंसूर, जिन्हें नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। नादिर उल अस्त्र का मतलब होता है अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उनकी उपाधि इन्हें दी गई थी। तो इनके द्वारा चित्र ये बनाया गया है। दारा शिकोह की बारात, दारा शिकोह की बारात का चित्र कलाकार हाजी मदनी के द्वारा बनाया गया था और यह चित्र जो है शाहजहां के काल का है, जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया था, उसी काल का ये चित्र है। यहां पर जो है दारा शिकोह चूंकि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसकी बारात को यहां पर दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।